करते हैं करंट रेशियो कैलकुलेट? तो इट इंडिकेट्स इफ द करंट रेशियो इज लेस देन 2 इट मींस लैक ऑफ लिक्विडिटी और लैक ऑफ फंड, बट इफ इट इज मोर देन 2 इट शोज द एक्स्ट्रा कैपिटल इज इन्वॉल्व एंड इट इज द ड्रॉबैक ऑफ द मैनेजमेंट। तो लार्ज अमाउंट जो है बेमतलब है लॉकअप हो जाता है यहाँ पे बीआरस वगैरह में, तो उस अमाउंट को कहीं और भी इन्वेस्ट किया जाए। तो करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, सो दैट इट मींस कि आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटी से डबलिंग में होनी चाहिए। डबलिंग से ज़्यादा है चलेगा, लेकिन डबलिंग से कम नहीं होनी चाहिए। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, अच्छा करंट रेशियो को एक और बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो ना, लेकिन अगर ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हो गया तो वो अलग चीज हो। वर्किंग कैपिटल रेशियो यहाँ टर्नओवर वर्ड आ रहा है बीच में, इट मींस यहाँ पे सेल यूज हो रही है, ये कहाँ पे यूज हो एक्टिव। Quick ratio. Quick ratio indicates whether the firm is in a position to pay its current liabilities within a month or if they have to be paid immediately. Quick ratio ये बताता है कि क्या within a month, अच्छा करंट रेशियो कितना बताता है within a year, और ये बताता है within a month कि क्या within a month को अपनी liabilities को पे करने में सक्षम है या नहीं है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब वहां करंट एसेट्स, यहाँ लिक्विड एसेट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टॉक एंड प्रीपेड। अगर स्टॉक दिया है तब तो ठीक है, प्रीपेड जरूरी नहीं है कि हमने उसको लेना है, बट अगर दो स्टॉक दे रखे हैं तो कौन से स्टॉक का डिफरेंस होगा, ओपनिंग स्टॉक भी है क्लोजिंग भी है, तो करंट और लिक्विड में डिफरेंस देखने के लिए कौन सा स्टॉक लोगे, ओपनिंग क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग को ऑप्ट करते हैं। कहीं अगर दो स्टॉक दिए हो आपको ऑप्ट करना कहीं भी किसी भी चीज में, तो क्लोजिंग को लेना है। गॉट इट। चलिए इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आप करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का डिफरेंस देख लेना। अब लिक्विड रेशियो क्या था, एक बार दोबारा से पढ़े, वो आइडियल 2:1 था, ये आइडियल 1:1 है। वो 12 मंथ में कैलकुलेट होता है, ये विदिन अ मंथ कैलकुलेट है। दो डिफरेंस तो यही दिख गए। एक डिफरेंस आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, एक डिफरेंस ये आ सकता है वहाँ करंट एसेट्स आती है, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स आती है। स्टॉक वहाँ इंक्लूड होता है, यहाँ पे स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। देखिए इतने सारे डिफरेंस आपको टेबल पढ़े बिना ही समझ में आ रहे होंगे, है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे। बट अगर ये रेशियो एक से ज्यादा होगा तो ये बेटर है। जैसे कहते हैं ना करंट रेशियो 2 से बेटर नहीं होना चाहिए, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वॉल्व दिखाता है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर ये 1:1 से ज्यादा है तो इट इज बेटर फॉर द फर्म। The idea is that for every rupee of current liabilities there should at least 1 rupee of liquid assets, कि अगर आपको मार्केट में 1 रुपया देना है तो 1 रुपये की लिक्विड एसेट्स भी होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट उतने की तो होनी चाहिए। गॉट इट। चले आए। व्हाट डज इट मीन कि मंडे को आपका रेशियो का टेस्ट, रेशियो फॉर्मूले सबको लर्न होनी चाहिए, बाय ओरल टेस्ट होंगे, समझ लीजिएगा वही बार बार। चलिए मान लीजिए अगर करंट लायबिलिटीज जितनी है उतनी ही रहे, सपोज ऊपर 2 लाख है नीचे 1 लाख है, करंट लायबिलिटीज नीचे 1 लाख की 1 लाख रहे, बट करंट एसेट्स बढ़ जाए तो क्या होगा, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगी तो क्या होगा। मान लीजिए ऊपर 2 लाख है नीचे 1 लाख है, ऊपर 2.5 हो गया, नीचे तो 1 ही रहा, रेशियो इंप्रूव होगा। अगर ऊपर भी बढ़ गया नीचे भी बढ़ गया तो, और ऊपर भी कम हो गया नीचे भी कम हो गया तो उल्टा होता है ना, माइनस, अगर दोनों माइनस होंगे तो रेशियो बढ़ेगा, दोनों प्लस होंगे तो रेशियो कम होगा, ऊपर वाला प्लस होगा तो रेशियो कम होगा और नीचे वाला प्लस होगा तो रेशियो, अब बोलो, ऊपर वाला बढ़ता है, करंट एसेट्स बढ़ रही है, 2 से 2.5 हुआ और नीचे तो 1 ही रहा तो रेशियो बढ़ गया, नीचे वाला बढ़ेगा तो रेशियो। इतने 4 लाइनें याद कर लो, फिर ये जो पूछते हैं ना वेदर इट विल इंक्रीज डिक्रीज, तो वाले क्वेश्चन अपने आप ही हो जाते हैं। दोनों प्लस रेशियो माइनस, दोनों माइनस रेशियो प्लस, ऊपर प्लस रेशियो प्लस, नीचे माइनस रेशियो। सारी तो चीजें वाह अच्छा है, बिल्कुल पढ़ना। चलिए दूसरा आ जाता है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी लेना है या कोई सा भी ले सकते हैं, इज इट कंपलसरी कि लिक्विडिटी के बाद सोल्वेंसी आना चाहिए, ये चेंज भी कर सकते हैं।
आपने लिक्विडिटी में देख ली, तो लॉन्ग टर्म में किसमें आ जाएंगे, फाइनेंस सॉल्वेंसी में। इस वाली रो से बिल्कुल आवाज नहीं आती। सॉल्वेंसी रेशियो, तो पहला वाला क्या आता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन, बेटा खाने को सब खा के तो बिना खाए इतनी जोर से बोल सकती हूँ, आप नहीं बोल सकते। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, ये लाइन बोलेगी आप बोलिए, अब बोलिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, ये मैं तो बोल रही थी बट क्या करूं, मार्क्स में आपको सुनाएंगे। इट्स योर मिस्टेक, इट्स नॉट माय मिस्टेक, इट इज अ थिंकिंग ऑफ मनप्रीत कौर। मनप्रीत है ना, यही सोच रही हूँ मैं, तो बोल रही हूँ तुम्हें सुनाएंगे, इट्स योर मिस्टेक। लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, नंबर 1 बोलो, शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों। तो ये बोलिए इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल प्लस 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 रिजर्व एंड सरप्लस तो दिया ही नहीं है, प्लस जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। अगर दोनों में से कोई भी रखा होगा तो प्लस होगा। एक चीज माइनस भी होती है इसमें, अगर प्रॉफिट है प्लस हो गया, लॉस माइनस हो गया, और कोई आइटम माइनस होने वाली। अभी किसी ने बोला था, मैंने सुना थोड़ा सा, यस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे। ये आप लोगों ने हार्डली एक क्वेश्चन में देखा होगा, नहीं यार when I was saying that कमो के इतने नंबर है, कमलप्रीत के, मैंने कमो नहीं बोला, मैंने बोला कमलप्रीत के अकाउंट्स में इतने हैं, बिजनेस में इतने हैं, इकोनॉमिक्स में इतने हैं, एंड कमलप्रीत इज डूइंग लाइक दिस। सोचो तुम लोग भी पढ़ लो, बट द आर से, अरे अपनी कमो आगे निकल गई, तो तुम्हारा नाम कमो रखा है बच्चों ने। हाँ चलिए, सॉल्वेंसी रेशियो में आ गए, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो आइडियल क्या होता है, आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, 2:1, 1:1 नहीं होता, 1:1 होता है। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हो, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कि अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कितने टाइम में पे कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म बताता था, ये लॉन्ग टर्म बताता है। वो आइडिया क्या था, वो विदिन अ ईयर, वो विदिन अ मंथ, ये लॉन्ग टर्म, डिफरेंस है तीनों में। चलिए, जनरली डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होता है, इज कंसीडर्ड सेफ, बट इफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज मोर देन दैट, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन रिस्की है। 2 से ज्यादा हुआ यानी आपको 2 रुपए देने हैं, आपकी कैपिटल तो 1 ही रुपए। लॉन्ग टर्म लोन कौन, शेयर होल्डर फंड, यानी आपका लॉन्ग टर्म लोन 2 रुपए और शेयर होल्डर फंड 1 है, कैपिटल 1 है, देना मार्केट में 2 है, कैसे दोगे आप, तो 2 जो है ये रिस्की होता है, 1:1 ही सेफ रहता है, और 1:1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा होता जाएगा उतना फर्म के लिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए गलत है। It shows that a rather risky financial position from the long term point of view. The lower the ratio, जितना रेशियो कम होगा उतना ही बेटर। तो ये आपको कहीं नोट करना पड़ेगा, है ना, जितना कम होगा उतना बेटर। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद दूसरा क्या आता है, सॉल्वेंसी। टोटल एसेट्स टू डेब्ट, नाम से ही पता चल रहा है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट, यानी टोटल एसेट्स ऊपर और डेब्ट नीचे। टोटल एसेट्स मींस, total assets mean total assets upon debt, debt means long term loan, total assets means current assets plus non current assets। total assets to debt ratio ideal pure ratio है 1:1, आप 2:1 भी लोगे तो वो भी प्योर नहीं मानेंगे, तो वो कहते हैं the ratio is usually expressed as a pure ratio that is 1:1 और 2:1, दोनों हो सकते हैं। पहला है जो 2 हो सकते हैं, 1:1 भी हो सकता है और 2:1 भी हो सकता है। This ratio is a variation of the debt equity ratio and gives the same indication as the debt equity ratio. In this ratio, total assets are expressed in relation to long term debts. अब total assets में क्या आ गया, non current assets, जिसमें tangible, intangible, goodwill वगैरह भी आ जाएंगे। intangible में तो goodwill आती है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट सब आ जाएगा। और डेब्ट में क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन।
बताता है आपको, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल असेट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या रिलेशन है? हायर टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो इंप्लाइज द यूज ऑफ लोअर डेब्ट्स, कि जितनी ज्यादा टोटल असेट्स होंगी डेब्ट कम होगा, इसका मतलब ऊपर वाला आइटम ज्यादा और नीचे वाला कम है, इसका मतलब वो तो बेटर है, लोन कम है असेट्स ज्यादा है आपके पास, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे वाला बढ़ता जाएगा ऊपर वाला कम होता जाएगा, वो आपके लिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सही नहीं है। जैसे जैसे रेशियो कम होगा ये रिस्की हो जाएगा, जैसे जैसे रेशियो बढ़ेगा ये रिस्की नहीं रहेगा। ओके, चलिए टोटल असेट्स टू डेब्ट भी हो गया। तीसरा क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स अभी आपने पढ़ा, शेयर होल्डर फंड आपने डेब्ट इक्विटी में पढ़ा। देखिए वही तो चीजें हैं, बस फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो ये क्या बताता है? प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं? A higher proprietary ratio is generally treated as an indicator of sound financial position. ज्यादा होता है तो sound है financial position long term point of view से, है ना? और अगर ये कम होता है तो ये बताता है danger signal position, danger signal देता है long term financial position। ज्यादा होगा तो safe, तो आपको एक जगह लिख के रखना चाहिए safe क्या है और danger क्या है, सबका अलग अलग है, तो कल ये याद रहेगा आप लोगों को, अंडरलाइन है। आप थोड़ा सा टाइम देना शुरू करिए, ठीक है? आज जो प्रोजेक्ट बन गया वेल एंड गुड, आज और कल का 2 दिन है, मंडे को रेशियो का टेस्ट करें। रेशियो के क्वेश्चन इजीली नोट भी हो सकते हैं बोर्ड पे और जल्दी हो भी जाएंगे। गॉट इट? मिलेंगे एमसीक्यू, बट वो भी एमसीक्यू भी तो ऐसे होते हैं ना कि जो आप सोल्व कर बिना नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आता है इसका लास्ट वन, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब अगर आप इनटू 100 लगाते हैं तब तो परसेंटेज में आ जाता है, अदरवाइज इसको टाइम्स में भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये क्यों कैलकुलेट होता है? 6 to 7 जो होता है, अगर ये रेशियो 6 से 7 के बीच में आता है तो कंसीडर्ड सेफ है, लेकिन जैसे जैसे ये कम होता रहेगा तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा? देखो जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना सिक्योर होता है ना, द हायर द रेशियो मोर सिक्योर द लैंडर इज, लैंडर ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। इफ द प्रॉफिट जस्ट इक्वल इंटरेस्ट इट इज एन अनसेफ, तो मेनली जो सेफ माना जाता है वो 6 से 7 के बीच में माना जाता है। ज्यादा होगा तो लैंडर के लिए सेफ होगा, आपके लिए सेफ नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या आता है आपको? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले आप ले लें स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को और क्या कहते हैं? अच्छा, हम कहते हैं ना स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस तो कुछ होता होगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, दैट इज स्टॉक। हम दुकान में चीजें रखने के लिए रखते हैं, खरीदते हैं, बाहर से दुकान में रखते हैं बेचने के लिए, कुछ कर तो नहीं रहे ना, खरीदा हमने क्यों? रीसेल करने के लिए, दैट इज स्टॉक। लेकिन वही हम कुछ गुड्स को खरीद के उनसे कुछ प्रोडक्शन करके फिर रीसेल करें, वो इन्वेंट्री। अरे एक ये जो रिटेलर्स होंगे ये कुछ बनाते हैं, मार्केट से होलसेलर से चीज खरीदते हैं, रखते हैं दुकान में और कंज्यूमर स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करते हैं, ये स्टॉक है। अगर वही हम कहें कि आपकी रेडीमेड की फैक्ट्री, आपने क्लोथ खरीदा, फिर उसमें प्रोसेस हुआ है, कटिंग है, स्टिचिंग है, कई काम है, उसके बाद वो रेडी टू फिनिश गुड्स, तो वो जो आपने प्रोसेस करा ना उसको चेंज करा, यूजेबल आइटम में चेंज करा, वो इन्वेंट्री होगा। ठीक है, वो जो क्लोथ था वो स्टॉक था, रेडी टू वियर है वो क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। जो इंडस्ट्री में जाके उसके ऊपर प्रोडक्शन होता है दैट इज इन्वेंट्री। गॉट इट? अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताएगा कोई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मयन बंदियों के खून में होता है अकाउंट्स, तो तेरा तो खून ही पानी लग रहा है मुझे, कुछ नहीं निकलता। सबसे ज्यादा
अग्रवाल बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने हमेशा अकाउंट्स, ये कहाँ है, बोल दे भाई, उसमें से देख के बोल दे, नहीं आता बैठा इसको। Inventory turnover ratio is the most easy formula, I think so. Inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold upon average. एवरेज कभी निकलता है जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों होंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। बट इफ सिंपली स्टॉक इज गिवन, खाली आपको बोला स्टॉक 60,000, तो आप सिंपल ऐसे ही ले लो, उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट क्यों, यानी उसमें से रिटर्न माइनस कर दिया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधे फैक्ट्री के होते हैं, ऑफिस के खर्चे नहीं होते हैं, डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। चलिए ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अब क्या करें, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, अब क्या करें, चलिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है, अब क्या करें, चलो ये इंफॉर्मेशन वो भी नहीं, अब बोलते हैं when I was once I went to DD छिंदवाड़ा, मुझे स्कूल का भी नाम याद है, रामनगर से आगे कांशीपुर से आगे पड़ता है, प्रैक्टिकल लेने गई तो टीचर केम टू मी और मेरे कान में बोल के गया, इसको नंबर नहीं देंगे, इसको प्रैक्टिकल में इसकी दादी नानी याद करवाएंगे। तो पहले जैसे ही वायरल